हेलो एंड वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑर्थोडोंटिक्स रिवीजन करने वाले हैं। कमीशन ने ऑर्थोडोंटिक्स में हमें 2 ब्रॉड हेडिंग्स दिए हैं, उसके अंदर मल्टीपल सब हेडिंग्स आते हैं। कमीशन ने हमें दिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑक्लूशन एंड मॉल ऑक्लूशन। इसके अंदर ये सारे चैप्टर्स और ये सारे चैप्टर्स हैं, इनको हम लोग ब्रीफ में रिवाइज करेंगे और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और बुलेट पॉइंट्स भी देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर है कि आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और आप ये रिमाइंडर सुन रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एक तो ये सब्सक्रिप्शन मेरे लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है, दूसरा मोटिवेशन का काम करता है। शुरू करते हैं हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आप हो और सुन रहे हो तो। What is growth? Growth is the self multiplication of living substance. Living substance के self multiplication को growth कहते हैं। growth के multiple definitions है, उसमें से एक definition ये है कि growth is the multiplication of living substance. And what is maturity? And what is development? Progress towards maturity is known as development. अब growth spurts किसे कहते हैं हम लोग? Growth spurt is the period when a sudden acceleration of growth occurs. This sudden increase in growth is termed as growth spurt. जब ह्यूमन बॉडी में एक हर एज में जब ग्रोथ हो रही होती है ना, तो कुछ पर्टिकुलर एज आते हैं जिसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, एक्सिलरेट होती है ग्रोथ। इस जो एक्सिलरेशन होता है इसको हम लोग ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ग्रोथ स्पर्ट्स इन बॉयज़ एंड गर्ल्स आर, और ये जो ग्रोथ स्पर्ट का टाइम है ना, बॉयज़ की एज में अलग और गर्ल्स की एज में अलग होता है। पहला जो ग्रोथ स्पर्ट होता है, ग्रोथ होने का टाइम होता है, डैट इज जस्ट बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले पहला ग्रोथ स्पर्ट आता है। दूसरा ग्रोथ स्पर्ट 1 ईयर आफ्टर बर्थ। तीसरा मिक्स डेंटेशन ग्रोथ स्पर्ट। मिक्स डेंटेशन ग्रोथ स्पर्ट कब आएगा? 8 to 11 ईयर्स के एज में बॉयज़ में एंड गर्ल्स में 7 to 9 ईयर्स ऑफ एज में मिक्स्ड डेंटेशन ग्रोथ स्पर्ट आएगा। बॉयज़ में 8 to 11 ईयर्स के एज में, गर्ल्स में 7 to 9 ईयर्स के एज में। फिर आता है प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट। प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट जो है वो बॉयज़ में 14 to 16 ईयर्स में आएगा एंड गर्ल्स में 11 to 13 ईयर्स के एज में आता है। एंड चाइल्डहुड स्पर्ट। चाइल्डहुड स्पर्ट कब होते हैं? 3 ईयर्स में, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में। ये एज याद रखना होगा हमें। ग्रोथ स्पर्ट कब कब हो रहा है? जस्ट बिफोर बर्थ होगा, 1 ईयर आफ्टर बर्थ, गर्ल्स में 7 to 9 ईयर्स में और बॉयज़ में 8 to 11 ईयर्स में जुवेनाइल ग्रोथ स्पर्ट होगा। एंड प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट जो होगा गर्ल्स में 11 to 13 ईयर्स में एंड बॉयज़ में 14 to 16 ईयर्स में होगा। और सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ स्पर्ट कौन सा होगा? प्री प्यूबर्टल। अब क्या होता है कि ग्रोथ स्पर्ट का ना ऑर्थो में बहुत फ़ायदा लिया जाता है। ग्रोथ स्पर्ट पे ऑर्थो में ट्रीटमेंट बेस करता है। तो ग्रोथ स्पर्ट में क्या होता है? ग्रोथ एंड मॉडिफिकेशन बाय मीन्स ऑफ फंक्शनल एंड ऑर्थो अप्लायंसेस इलिसिट बेटर रिस्पॉन्स ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्ट। जब ग्रोथ स्पर्ट वाली एज होती है ना, तो ग्रोथ एंड मॉडिफिकेशन कराने के लिए फंक्शनल एंड ऑर्थो अप्लायंस हम लोग यूज़ करते हैं। ग्रोथ स्पर्ट के टाइम फंक्शनल एंड ऑर्थो अप्लायंस का यूज़ होता है ऑर्थोडोंटिक्स में ग्रोथ मॉडिफिकेशन के लिए। लेकिन सर्जिकल करेक्शन का हम लोग ग्रोथ स्पर्ट के एज में यूज़ नहीं करते हैं। सर्जिकल करेक्शन इन्वॉल्विंग द मैक्सिला एंड मैंडिबल शुड बी कैरिड आउट ओनली आफ्टर सेजेशन ऑफ ग्रोथ स्पर्ट। जब तक ग्रोथ स्पर्ट एज सीज ना हो जाए तब तक। What is differential growth? डिफरेंशियल ग्रोथ में क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ग्रोज एट डिफरेंट रेट्स टू अ डिफरेंट अमाउंट एंड एट डिफरेंट टाइम्स। ह्यूमन बॉडी डज नॉट ग्रो एट सेम रेट थ्रू आउट द लाइफ। डिफरेंशियल ग्रोथ में क्या हो रहा है? हर ह्यूमन बॉडी पार्ट है ना, ह्यूमन ऑर्गन है ना, उसका एक फिक्स एज होता है कि उस टाइम वो उसकी साइज बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, फिर कब तक बढ़ना स्टॉप हो जाएगी। हर साइज की ना अपनी लेंथ है, ठीक है। तो हर ऑर्गन जो है अलग अलग रेट पे, अलग अलग साइज में और अलग अलग समय पे बढ़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट एक साइड पूरी जिंदगी नहीं बढ़ रहे होते हैं। अब है हमारे पास स्कैमन्स कर्व ऑफ ग्रोथ। स्कैमन्स कर्व ऑफ ग्रोथ में हमें 4 टिश्यू के ग्रोथ को
और उसको कर्व के फॉर्म में दिखाया गया है। 4 टिश्यू में पहला टिश्यू है लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू इट proliferates rapidly in late childhood adaptation to protect children from infection। जो लिम्फोइड टिश्यू है वो लेट चाइल्डहुड में, ये इंपॉर्टेंट है। स्कैमन्स कर्व में क्या हो रहा है, 4 टिश्यू की ग्रोथ के बारे में एक ग्राफ में शो किया जा रहा है। तो जो लिम्फोइड टिश्यू है ये ना लेट चाइल्डहुड में बढ़ता है। न्यूरल टिश्यू, जो न्यूरल टिश्यू है ना, इट रिचेज एडल्ट साइज बाय 6 to 7 years, लिटिल ग्रोथ आफ्टर 6 to 7 years। न्यूरल टिश्यू जो है ना ये एडल्ट साइज में 6 to 7 years के एज में पहुंच जाता है एंड लिटिल ग्रोथ आफ्टर 6 to 7 years। इसकी ग्रोथ 200% होती है, फास्टेस्ट होता है। न्यूरल टिश्यू जो है ये फास्टेस्ट ग्रो करते हैं, इनकी ग्रोथ रेट 200% होती है। 6 से 7 ईयर में ये अपने एडल्ट साइज को पहुंच जाते हैं और उसके बाद बहुत कम ग्रोथ होती है न्यूरल टिश्यू में। थर्ड इज जीनाइटल टिश्यू, इट शोज नेग्लिजिबल ग्रोथ अंटिल प्यूबर्टी। तो लेट ग्रोथ किसका हो रहा है, जीनाइटल टिश्यूज का। इट शोज नेग्लिजिबल ग्रोथ अंटिल प्यूबर्टी। देन कम्स जनरल टिश्यू एग्जिबिट्स S-shaped curve with rapid growth up to 2 to 3 years of age, followed by a slow phase of growth between 3 to 10 years of age। S-shaped curve जो है वो जनरल टिश्यू में दिखता है। जनरल टिश्यू में रैपिड ग्रोथ होती है 2 to 3 years of age में, उसके बाद ये ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है इंसान में 3 से 10 साल की उम्र में। आफ्टर 10 ईयर रैपिड फेज ऑफ ग्रोथ अकर्स टर्मिनेटिंग बाय द 18 to 20 years। उसके बाद 10 साल के बाद रैपिड ग्रोथ शुरू होती है जो कि 18 से 20 साल में जाके टर्मिनेट हो जाती है, सीज हो जाती है। इन चारों टिश्यूज के आप पॉइंट्स याद रख लेना, लिम्फोइड टिश्यू है, न्यूरल है, जीनाइटल है एंड जनरल है। नेग्लिजिबल ग्रोथ प्यूबर्टी आने तक जीनाइटल टिश्यू शो करते हैं, तब तक बहुत स्लो होते हैं। न्यूरल फास्टेस्ट ग्रो करते हैं। Postnatal growth of regions of the body that are away from hypophysis is more। Postnatally बॉडी के वो रीजन जो हाइपोफाइसिस से दूर प्लेस होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। पोस्टनेटली जो बॉडी ऑर्गन्स, जो रीजन्स जो हैं वो हाइपोफाइसिस से ज़्यादा दूरी पे होते हैं, उनकी जो है ग्रोथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जो क्लोज हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, हेड टेक्स अप टू 50% ऑफ टोटल बॉडी लेंथ अराउंड द 3rd month ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। हेड जो है वो 50% टोटल बॉडी का जो रेशियो है, हेड का 50% होता है उसका इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। एट द टाइम ऑफ बर्थ trunk and limb have grown more than the head, thereby reducing the head to almost about 30% of the body length। लेकिन बर्थ के टाइम में जो लिम्स है, ट्रंक है, चेस्ट है, ये सब जो है हेड से ज़्यादा बड़े होते हैं और हेड बस इन सब के रेशियो में 30% लेंथ में होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल होगा हेड एंड फेस का। पहले क्या होता है, हेड जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, क्रेनियम जो होता है वो प्रोपोर्शनली फेस से बड़ा होता है, लेकिन बाद में फेस ज़्यादा बड़े हो जाते हैं क्रेनियम से। ये हो गया हमारा। अब बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसमें एक है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ क्या है, ये लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हैं जिसमें लंबे समय तक सब्जेक्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है उनकी ग्रोथ के पैटर्न को। ये है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ लॉन्ग टर्म स्टडीज़ है। लॉन्गिट्यूडनल में ही लॉन्ग आ रहा है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ है लॉन्ग टर्म स्टडीज़। मेथड्स ऑफ स्टडीइंग ग्रोथ को स्टडी करने के फिर 2 मेथड हैं। एक तो है मेजरमेंट अप्रोच, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। जो मेजरमेंट अप्रोच होते हैं ना, ये लिविंग इंडिविजुअल्स पे किए जाते हैं। मेजरमेंट अप्रोच जो है ये लिविंग इंडिविजुअल्स पे करते हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है ना, ये एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है।
जहाँ जिन एनिमल्स जिन पे स्टडीज़ हो रही है उनको सैक्रिफाइस किया जाता है, उनको सैक्रिफाइस किया जाता है। इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ये एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है जहाँ एनिमल्स जिन पे स्टडी की जा रही है उनको सैक्रिफाइस करते हैं। नाउ कम्स वाइटल स्टेनिंग। It was accidentally done by a person named बेल्चियर। ठीक है, इस बेल्चियर, इसमें क्या होता है कि कोई एक एनिमल है जिसने कोई पत्ता गलती से खाया, फिर इन्होंने देखा कि उसकी बोन की स्टेनिंग हो गई है, तो फिर बेल्चियर साहब ने पता लगाया कि कैसे हो रहा है। फिर उन्हें कुछ पता चला कि किसी एक पर्टिकुलर डाई की वजह से हो रहा है। वहाँ से बोन स्टेनिंग करके बोन की स्टडी करना, बोन के ग्रोथ की स्टडी करना, पैटर्न की स्टडी करना शुरू हुआ था। तो स्टेनिंग किसने सबसे पहले शुरू की? मिस्टर बेल्चियर ने। और कौन सा डाई उन्होंने यूज़ किया? एलिज़ेरिन डाई। एलिज़ेरिन डाई वो पहला डाई था जो बोन रिसर्च में यूज हुआ बाय मिस्टर बेल्चियर। डाई इसमें क्या करते हैं हम? डाई एडमिनिस्टर्ड टू द एक्सपेरिमेंटल एनिमल गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द बोन्स। जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उनको डाई दिया जाता है और वो उनके बोन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। टू स्टडी मैनर इन विच बोन इज लेड डाउन, साइट ऑफ ग्रोथ एंड डायरेक्शन, ड्यूरेशन एटसेट्रा। इससे हमारी आसानी हो जाती है बोन कैसे बना है, उसकी ग्रोथ की साइट क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सब स्टडी करना। और एलिज़ेरिन के साथ साथ और भी कुछ डाई हैं, वो हैं टेट्रासाइक्लिन, लेड एसीटेट है, ट्राइपन ब्लू है, एंड एसिड एलिज़ेरिन है। ठीक है, पहला एलिज़ेरिन है, टेट्रासाइक्लिन हुआ, लेड एसीटेट है, ट्राइपॉन ब्लू है एंड एसिड एलिज़ेरिन है। ये सारे डाइज हैं। अब बोन की स्टडी के लिए ना इम्प्लांट्स का भी यूज किया जाने लगा। तो क्या करते हैं? बायोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस को या एलॉय को जो है वो इम्प्लांट करते हैं हम लोग, बहुत छोटे से पार्ट को, उसके स्मॉल बिट को ग्रोइंग बोन में। तो इम्प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग ग्रोइंग बोन की स्टडी के लिए? टैंटलम मेटल। इम्प्लांट के लिए हम लोग टैंटलम मेटल यूज करते हैं। मैग्जिला में इम्प्लांट के लिए कहाँ प्लेस करेंगे स्टडी के लिए? हार्ट पैलेट में, बिहाइंड द डेसिडस कैनाइन, प्रायर टू इरप्शन ऑफ मैग्जिलरी परमानेंट इंसाइजर। जो इम्प्लांट होगा वो मैग्जिला में, हार्ट पैलेट में, डेसिडस कैनाइन के पीछे इम्प्लांट करेंगे हम लोग। एंटीरियर नेजल स्पाइन के पीछे के नीचे, एंटीरियर नेजल स्पाइन के नीचे कब? जब परमानेंट इंसाइजर का इरप्ट हो गया हो तब। और उसके साथ साथ दो इम्प्लांट जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैग्जिला में, ये सब साइट हुए इम्प्लांट्स के। कहाँ कहाँ इम्प्लांट के साइन है? पहला इम्प्लांट जो होगा वो डेसिडस कैनाइन के पीछे होगा। दूसरा इम्प्लांट होगा बिलो एंटीरियर नेजल स्पाइन, एंड तीसरा जो इम्प्लांट होगा मैग्जिला में वो जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैग्जिला के दोनों साइड करते हैं। मैंडिबल में एंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ सिम्फाइसिस इन मिड लाइन बिलो रूट टिप्स। सिम्फाइसिस में रूट टिप्स के बिलो मिड लाइन में करेंगे। वन अंडर फर्स्ट प्रीमोलर एंड अदर बिलो सेकंड प्रीमोलर और फर्स्ट मोलर। ठीक है, ये मैंडिबल का हो गया फर्स्ट प्रीमोलर में या फिर सेकंड प्रीमोलर या फर्स्ट मोलर के नीचे। रेडियो आइसोटोप्स का भी यूज करते हैं हम लोग। रेडियो आइसोटोप्स में कौन से रेडियो आइसोटोप्स को? टेक्नेशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम रेडियो आइसोटोप्स। टेक्नेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम रेडियो आइसोटोप्स। टेक्नेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम रेडियो आइसोटोप्स का यूज करेंगे हम लोग बोन की स्टडी में। अब रेडियोग्राफिक स्टडी भी तो करना है, तो इसमें सेफेलोमेट्री है ना, ये स्टैंडर्डाइज्ड रेडियोग्राफिक टेक्निक है ऑफ क्रेनियोफेशियल रीजन, नॉलेज ऑफ ह्यूमन क्रेनियोफेशियल ग्रोथ। और इससे हमें नॉलेज ह्यूमन क्रेनियोफेशियल ग्रोथ की नॉलेज मिलती है। सेफेलोमेट्री, रेडियोग्राफिक में सेफेलोमेट्री जो ये स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक टेक्निक है। दूसरा आता है हमारा हैंड रिस्ट एक्सरे। हैंड रिस्ट एक्सरे में क्या होता है? रेडियोग्राफ ऑफ दिस रीजन टू स्टडी बायोलॉजिकल और स्केलेटल एज ऑफ अ पर्सन। इसमें ग्रोथ नहीं, हम लोग स्टडी करते हैं उसकी बायोलॉजिकल एज या स्केलेटल एज पेशेंट की कितनी है, इसके लिए हैंड रिस्ट एक्सरसाइज यूज होता है। कैसे?
जो कार्पेल्स है ना, हैंड के रिस्ट में कार्पेल्स जो है वो एक डेफिनेट शेड्यूल होता है उनके अपीयर होने का और फिर ऑसिफाई होने का। उसके बेसिस पे उसको देखकर एक्सरे में हम लोग पर्सन का स्केलेटल एज या बायोलॉजिकल एज जो है वो पता लगाते हैं। कुछ नेचुरल मार्कर्स भी हैं टू स्टडी बोन डिपोजिशन, रिजॉर्प्शन एंड रीमॉडल। जो नेचुरल बोन होते हैं उनके भी अपने कुछ फीचर्स होते हैं, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, जैसे कि न्यूट्रिएंट कैनाल्स हो गए, लाइंस हो गए अरेस्टेड ग्रोथ के, और कुछ प्रोमिनेंट ट्यूबरकल। तो ये सब नेचुरल मार्कर होते हैं। और नेचुरल मार्कर से हमें क्या पता चलेगा? बोन में डिपोजिशन, रिजॉर्प्शन एंड रीमॉडलिंग कब हो रही है, ये हमें बोन के नेचुरल मार्कर से पता चलेगा। अब मैकेनिज्म ऑफ बोन ग्रोथ। बोन की ओरिजिन क्या है? बोन इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। बोन की ओरिजिन मेसोडर्मल है। एक प्रोसेस है बोन रीमॉडलिंग। क्या होता है कि बोन की डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन दोनों साथ हो रहा होता है, लेकिन दो अलग पोजीशन पे। जब बोन में डिपोजिशन ज़्यादा होने लगे, ज़्यादा हो एज कंपेयर टू रिजॉर्प्शन, तो वहाँ पे बोन की लेंथ और या फिर बोन की विड्थ बढ़ती है। तो बोन रीमॉडलिंग में यही हो रहा है कि प्रोसेस ऑफ बोन डिपोजिशन एंड रिजॉर्प्शन टुगेदर इज कॉल्ड बोन रीमॉडलिंग। It brings changes shape, size, proportion of bone. What is cortical drift? Cortical drift क्या है? Combination of bone deposition and resorption resulting in a growth movement toward the deposition surface is called cortical drift. ठीक है, बोन है, बोन में रिजॉर्प्शन हो रहा है और कहीं पे बोन में उसके साथ साथ बोन में डिपोजिशन हो रहा है कहीं पे, और उसके साथ साथ बोन में कहीं पे रिजॉर्प्शन हो रहा है। तो फिर डिपोजिशन ऑफ बोन शुड बी मोर देन रिजॉर्प्शन। जाहिर है बढ़ने वाला जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा घटने वाले से, तो ही लेंथ बढ़ेगी बोन की। इसको हम लोग कॉर्टिकल ड्रिफ्ट कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछे कॉर्टिकल ड्रिफ्ट और डिफाइन दे तो आपने बताना है कम्बिनेशन ऑफ बोन डिपोजिशन एंड रिजॉर्प्शन रिजल्टिंग इन ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड द डिपोजिशन सरफेस। क्या होगा? रिजॉर्प्शन एंड डिपोजिशन दोनों हो रहे हैं, जिसके वजह से बोन की ग्रोथ होती है, लेकिन किस साइड? डिपोजिशन सरफेस के साइड। इसको हम लोग कॉर्टिकल ड्रिफ्ट बोलते हैं। Endochondral bone formation of a cartilaginous model that is subsequently replaced by bone. Endochondral bone formation में क्या होगा? पहले cartilaginous bone model फॉर्म होती है और फिर वो बाद में बोन बन जाते हैं ऑसिफाई होकर। mesenchymal cells plays role कंडेंस एट द साइट ऑफ बोन फॉर्मेशन। शुरू कैसे होता है? मेसेनकाइमल सेल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले मेसेनकाइमल सेल आते हैं, उनकी कंडेंसेशन होती है उस साइट पे जहाँ पे बोन फॉर्म हो रहा है। वेरियस प्रोसेसेस से फिर ये गो थ्रू करते हैं, फिर ऑसिफिकेशन होती है। तो एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन में मेसेनकाइमल सेल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन ऑफ बोन दैट इज नॉट प्रीसीडेड बाय फॉर्मेशन ऑफ अ कार्टिलिजेनस मॉडल। यहाँ पे भी मेसेनकाइमल सेल्स का ही रोल है। फॉर्मेशन ऑफ बोन इंट्रामेम्ब्रेनस में क्या होगा? कार्टिलिजेनस मॉडल नहीं बनते हैं, जबकि एंडोकॉन्ड्रल में पहले बोन का कार्टिलिजेनस मॉडल आएगा, फिर ऑसिफिकेशन होगा। इंट्रामेम्ब्रेनस में कार्टिलिजेनस मॉडल पहले नहीं आता है। थ्योरीज ऑफ ग्रोथ की वेरियस थ्योरीज हैं, जिसमें से वैन लिम्बॉक्स थ्योरी है ना, इन्होंने उन सारे थ्योरीज को मिलाकर अपनी एक थ्योरी दी जिसको एक्सेप्ट किया गया। वरना जो बाकी सारी थ्योरीज थी उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ थे, जिसके वजह से वो सारे थ्योरीज क्वेश्चनेबल थे और वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे। तो वैन लिम्बॉक्स थ्योरी कंबाइंड ऑल 3 एग्जिस्टिंग थ्योरीज। तो क्या थी एग्जिस्टिंग थ्योरी? पहला फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी ऑफ मॉस, दूसरा सिल्चर्स थ्योरी और तीसरा जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट थ्योरी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की 3 थ्योरी क्या थी? फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी ऑफ मॉस, दूसरा सिचल्स थ्योरी एंड थर्ड इज जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट थ्योरी। इन तीनों थ्योरी को वैन लिम्बॉक्स ने मिलाया और फिर बोन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए जिसे एक्सेप्ट किया गया।
कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ स्कल मस्ट बी कंसिडर्ड एज ग्रोथ सेंटर। ग्रोथ सेंटर किसको कंसिडर किया जाएगा? कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ स्कल को। जो स्कल का कार्टिलेजिनस पार्ट होगा वो ग्रोथ सेंटर होगा। इन-लॉज एक्सपैंडिंग वी प्रिंसिपल। तो एक्सपैंडिंग वी प्रिंसिपल किनका है? एक्सपैंडिंग वी प्रिंसिपल जो है वो इन-लॉज का है। ये सारे एमसीक्यू भी हैं, ठीक है। इन-लॉज एक्सपैंडिंग वी प्रिंसिपल। एक्सपैंडिंग वी प्रिंसिपल जो बोन का है वो किन्होंने दिया? ये इन-लॉ ने दिया। ये प्रिंसिपल कहता है मेनी फेशियल बोन्स और पार्ट ऑफ बोन्स हैव अ वी शेप्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ। बहुत सारे फेशियल बोन या उनके कुछ पार्ट्स, उनका वी शेप्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ होता है। अब ये क्या है वी शेप्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ मूवमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ दीज बोन्स अकर्स टुवर्ड द वाइड एंड ऑफ अ वी। क्या हो रहा है कि ये वी है ना, इस साइड बोन का जो है मूवमेंट हो रहा है और बोन की इनलार्जमेंट हो रही है वी के वाइड एंड पे, एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल डिपोजिशन एंड सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। और कैसे हो रहा है? डिफरेंशियल डिपोजिशन एंड सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन के थ्रू हो रहा है। बोन डिपोजिशन अकर्स ऑन द इनर साइड ऑफ वाइड एंड ऑफ द वी। इनर साइड ऑफ वाइड एंड ऑफ वी। बोन डिपोजिशन कहाँ होगा? ये वाइड एंड है वी का, ये वी का वाइड एंड है। इसके इनर साइड पे इन-लॉज ने कहा कि एक तो वाइड एंड पे बोन डिपोजिशन हो रहा है और उसमें भी इनर साइड ऑफ वी के वाइड एंड पे बोन का बोन का डिपोजिशन हो रहा है एंड रिजॉर्प्शन ऑन द आउटर सरफेस। और रिजॉर्प्शन कहाँ होगा? आउटर सरफेस पे रिजॉर्प्शन होगा। डिपोजिशन ऑल्सो टेक्स प्लेस एट द एंड्स ऑफ द टू आर्म ऑफ वी। उसके साथ साथ डिपोजिशन यहाँ पे भी होगा, बोन के डिपोजिशन यहाँ दो आर्म पे भी होगा। तो इन-लॉज ने क्या किया? सिंपली इन-लॉज ने कहा कि वी शेप्ड पैटर्न में बोन फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे बोन की डिपोजिशन यहाँ पे भी हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एंड ऑफ द टू आर्म ऑफ वी। उसके साथ साथ जो वाइड एंड है उसके इंटरनल सरफेस पे डिपोजिशन हो रही है, जबकि रिजॉर्प्शन जो है वो एक्सटर्नल सरफेस पे होगी वी के। ऐसा एक्सपैंडिंग वी प्रिंसिपल है जो मिस्टर इन-लॉज ने दिया। नाउ कम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रेनियन एंड फेशियल रीजन। Prenatal development of a human being height increases by almost 5,000 times. Prenatal जो होती है ना, prenatal growth, दुनिया में आने से पहले prenatal development of a human being height increases by almost 5,000 times as compared to only 3-fold increase during postnatal period. ठीक है, postnatal period में 3 गुना इंक्रीज होगा, जबकि प्री नेटल पीरियड में 5,000 टाइम्स इंक्रीज होती है ह्यूमन बॉडी की। छोटा सा इंफॉर्मेशन है ये, मे बी जरूरत हो या ना हो, बस 2 नंबर है, आपने याद रख लेना है। नाउ प्री नेटल लाइफ। प्री नेटल लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। पीरियड ऑफ ओवम। पीरियड ऑफ ओवम कब तक एक्सटेंड करेगा? फर्टिलाइजेशन के 2 वीक बाद तक। फर्टिलाइजेशन से लेकर 2 वीक तक पीरियड ऑफ ओवम होता है। फर्टिलाइजेशन से 2 वीक तक। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो 14th डे से लेकर 56th डे ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, इसको पीरियड ऑफ एम्ब्रियो बोलते हैं। 14th डे से लेकर 56th डे ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। कब तक? 14 डे के 4 गुना, 56 डे ऑफ IUL, ऑलमोस्ट 2 वीक्स। ठीक है, इसको पीरियड ऑफ एम्ब्रियो बोलते हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 मंथ तक। ठीक है, 14th डे से ऑलमोस्ट 2 मंथ माइनस 4 डेज, 56 दिन। मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एंड क्रेनियल रीजन अगर्स एम्ब्रियो टाइम में। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में ही डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एंड क्रेनियल रीजन का मेजर पार्ट का डेवलपमेंट होता है। कब होता है मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एंड क्रेनियल रीजन? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में, 14th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से 56th डे ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ तक। 14th से पीरियड ऑफ फीटस, it extends between 56th day of intrauterine life till birth.
ऑलमोस्ट 2 मंथ से लेकर टिल बर्थ के पीरियड को हम लोग पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, जहाँ पे फेस एंड क्रेनियल रीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट इज न्यूरल क्रेस्ट? न्यूरल क्रेस्ट, ऑल द डेंटल टिश्यू, सारे के सारे डेंटल टिश्यू एक्सक्लूडिंग इनेमल आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट। इनेमल को छोड़कर सारे के सारे डेंटल टिश्यू जो बनेंगे वो हमारे न्यूरल क्रेस्ट से बनेंगे। न्यूरल क्रेस्ट सेल प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फेस, टिथ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिगमेंट सेल्स, कार्टिलेज, बोन एटसेट्रा। न्यूरल प्लेट इज फाउंड विद इन एक्टोडर्मल लेयर ऑफ द हेड ऑफ एम्ब्रियो। न्यूरल सेल कहाँ? एक्टोडर्मल लेयर। न्यूरल सेल जो है आउटर लेयर में, एक्टोडर्मल लेयर ऑफ हेड ऑफ एम्ब्रियो में दिखने को मिलेगा। एंड एक्वायर्स रेज्ड मार्जिन कॉल्ड न्यूरल फोल्ड्स, और ये न्यूरल क्रेस्ट के ही रेज्ड मार्जिन को हम लोग न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं। Neural folds eventually fuse together to form the neural tube which forms brain and spinal cord। तो brain and spinal cord किससे बन रहा है? न्यूरल ट्यूब से। brain and spinal cord बन रहा है न्यूरल ट्यूब से। न्यूरल क्रेस्ट सेल किसे कहते हैं? सेल डिफरेंशिएट्स एट द क्रेस्ट ऑफ न्यूरल फोल्ड। Cell differentiates at the crest of neural fold and are called neural crest cells. Now come formation of branchial arches. As the embryonic discs comprising 3 germ layer, ectoderm, mesoderm, endoderm, discs become folded in the head and tail ends। जब ये folded हो जाते हैं head and tail ends में, as the embryonic discs comprising the 3 germ layer enlarges and discs become folded in the head and tail ends, these folds are called head and tail folds। तो इस ends को हम लोग head and tail folds कहते हैं। Formation of the fold at the head end of the embryo helps in the formation of primitive oral cavity and osteomodium। फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड एट द एंड ऑफ एम्ब्रियो, हेड एंड। एम्ब्रियो के जो हेड एंड की जो फोल्ड बनती है ना, एम्ब्रियो के हेड एंड पे जो फोल्ड बनती है ना, इससे ओरल कैविटी एंड एस्टोमोडियम बनेगा। इससे ओरल कैविटी एंड एस्टोमोडियम बनेगा एम्ब्रियो के हेड एंड के फोल्ड होने से। अराउंड 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ सीरीज ऑफ मेसोडर्मल थिकनिंग इज सीन। दे आर कॉल्ड ब्रेंकियल आर्चेज और फेरेंजियल आर्चेज। एस्टोमोडियम किससे बन रहा था? ये हो गया अराउंड 4th वीक सीरीज ऑफ मेसोडर्मल थिकनिंग। ब्रेंकियल आर्क्स जो है वो मेसोडर्मल थिकनिंग से बनते हैं। दे आर कॉल्ड ब्रेंकियल या फेरेंजियल आर्चेज। ये मेसोडर्मल थिकनिंग से बनेंगे, मेसोडर्म के थिक होने से। ब्रेंकियल आर्च टोटल 6 हैं, जिसमें से जो 5th आर्च है ना, ये ट्रांजिएंट होता है और बाद में डिसअपियर हो जाता है। कौन सा ब्रेंकियल आर्क जो है वो डिसअपियर हो जाएगा ट्रांजिएंट होके बाद में? 5th ब्रेंकियल आर्क। 5th ब्रेंकियल आर्क ये डिसअपियर हो जाते हैं। फर्स्ट ब्रेंकियल आर्क को हम लोग मैंडिबुलर आर्क बोलते हैं एंड सेकंड ब्रेंकियल आर्क को हायोइड आर्च। फर्स्ट ब्रेंकियल आर्क इज नोन एज मैंडिबुलर आर्च एंड सेकंड ब्रेंकियल आर्च इज नोन एज हायोइड आर्च। रेस्ट आर्चेस जो बाकी बचे आर्चेस, उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। नाउ कम्स प्रीनेटल ग्रोथ ऑफ क्रेनियल बेस। ये हम लोग देखते हैं सेकेंड लेक्चर में।